दोस्तों स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर पेपर लेके आए हैं। जैसे कि 30 क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था। अभी हम गणित और विज्ञान वाले पार्ट से हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे पहले ही कहना चाहूँगा, मैं केवल यहाँ पर विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं और 30 क्वेश्चन इसमें होते हैं मैथ्स के, ठीक है। तो मैथ्स वाला पार्ट जो है मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैथ्स वाले पार्ट में कैलकुलेशन मांगता है दोस्तों, उसके लिए वीडियो लंबा बनाना पड़ेगा और ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं 30 क्वेश्चन फटाफट जितने भी हैं यहाँ पर उनके आंसर्स में मैं डिस्कस भी करूँगा थोड़ा बहुत। तो बाकी हम देखते हैं साइंस में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें, बेस्ट बुक बताएं साइंस के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लेते हैं ना, तो सबसे बेहतर है एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक्स से बेहतर सोल्यूशन आपको नहीं मिल सकता। 6 से 10 तक की आप एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ेंगे तो जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे आंसर आपको एनसीईआरटी की बुक्स में वहाँ पर को मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया था, एंजाइम मूलतः क्या है। तो आप जैसे कि आंसर देख पा रहे होंगे, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है दोस्तों, ठीक है ना। एंजाइम क्या होते हैं, मुख्यतः मूलतः प्रोटीन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो दोस्तों प्रोटोजोआ के द्वारा आपको पता है ये मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है, उस प्राणी का नाम आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, अगर आप जानते हैं। दोस्तों इसमें नंबर ए ऑप्शन में है हैजा, ठीक है। तो हैजा ये देखिए, बाकी जो है जैसे ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है मलेरिया, बाकी हैजा, डिप्थीरिया और निमोनिया, ठीक है, ये 3 के 3 किसके द्वारा होते हैं, ये होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। समझ आया, ये 3 के 3 किसके द्वारा होते हैं, ये होते हैं दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया में इनका प्रत्येक बैक्टीरिया का अलग अलग नाम है। जैसे हैजा है तो हैजा किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है दोस्तों, हैजा को उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया का क्या नाम है, विब्रियो कोलेरी, ठीक है। हैजा को किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है। और डिप्थीरिया यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, डिप्थीरिया होता है कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियम के द्वारा, ठीक है, कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियम के द्वारा होता है और डिप्थीरिया। और निमोनिया होता है किसके द्वारा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा, यानी कि इनके जो बैक्टीरिया है उनका नाम है, निमोनिया के बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों, पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरी कल्चर, ठीक है। पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओलेरी कल्चर कहा जाता है। बाकी एवी कल्चर, ठीक है दोस्तों, एवी कल्चर यानी कि एवी से इसमें रिलेट इसको कर सकते हो आप। ये पक्षियों के पालन से और प्रजनन से रिलेटेड चीज़ें इसके का अध्ययन इसमें किया जाता है एवी कल्चर में, ठीक है। एवी कल्चर बर्ड्स से रिलेटेड, ठीक है, बर्ड्स से। और उसके बाद एपी कल्चर आप जानते हैं, एपी कल्चर के अंतर्गत जो है मधुमक्खी पालन का किया जाता है, ठीक है, मधुमक्खी पालन। और उसके बाद पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर 3 के 3 ऑप्शन जो है यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों वस्तु की मात्रा को बदल देने पर जो है घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि डेंसिटी अपरिवर्तित रहेगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी आयतन, द्रव्यमान और भार में भी परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं शरीर में भंडारित नहीं होता विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी शरीर में बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन सी को रोज के रोज लेना पड़ता है, ठीक है ना। विटामिन सी को रोज लेना पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है। और विटामिन, चलिए यहाँ पर बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पर कई बार पूछा जा सकता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। उसके बाद विटामिन ए यहाँ पर दिया गया दोस्तों। और विटामिन सी की कमी से, हाँ, विटामिन सी की कमी से रोग क्या हो सकता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। विटामिन सी की कमी से आपके मसूड़ों से ब्लड निकलना, जैसे ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। स्कर्वी हो सकता है, तो ये कुछ इसके लक्षण हैं। तो और ये बीमारी है स्कर्वी। उसके बाद आगे है विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है दोस्तों, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, रतौंधी नामक बीमारी हो सकती है, ठीक है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी है यहाँ पर, विटामिन डी से सूखा रोग होता है दोस्तों, ठीक है, रिकेट्स भी इसको बोला जाता है। लेकिन विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन ई की कमी से हो जाता है दोस्तों जनन क्षमता में कमी, इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है, क्या नाम है, टोकोफेरॉल है।
चलिए इसमें एक चीज और देख लेते हैं, जो विटामिन बी और सी होता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे विटामिन सी है और इसी के साथ साथ बी, विटामिन बी और सी ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन इनके अलावा बाकी जितने भी विटामिन से होते हैं वो सारे फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं दोस्तों? प्रक्रमण कौशल अर्जित करना उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी सारे के सारे जो जितने ऑप्शन है ये सारे जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य माने जाते हैं। प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना ये विज्ञापन इसका उद्देश्य है। उसके बाद तकनीकी कौशल अर्जित करना ये भी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। और पाठ्य वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना भी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को ... पर बल देना चाहिए। तो 2005 की जो एनसीईआरटी 2005 है इसके अकॉर्डिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग जो है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में जो है इस पर बल देना चाहिए 2005 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 2005 काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2005 एनसीईआरटी 2005 आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में, ठीक है। चलिए आगे है, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। तो विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर कौन संकेत करता है? विद्यार्थियों को अनुभव आधारित अधिगम उपलब्ध कराने पर, ठीक है। विद्यार्थियों को अनुभव आधारित अधिगम उपलब्ध कराने पर जो है कराने की ओर संकेत करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 99 है यहाँ पर, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी शिक्षक मानने का कारण यह है कि, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है रोल प्ले से रिलेटेड। रोल प्ले आप जानते होंगे, ठीक है। रोल प्ले से रिलेटेड यहाँ पर विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है, ठीक है। रोल प्ले से क्या होता है? बच्चे में सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, सामाजिक कुशलताओं को। चलिए अगला है, हस्तशिल्प क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग है। हस्तशिल्प क्रियाकलाप और परियोजनाएं क्या है? विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है। तो इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 6 का पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? तो शिक्षार्थियों के द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर, ठीक है। तो एक्टिविटीज करा करके यहाँ पर जो है शिक्षार्थियों के द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर पदार्थों का पृथक्करण, देखिए पदार्थों से पृथक्करण को आपको जो है अगर बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे, खुद उसके बारे में प्रैक्टिकल करेंगे किस तरीके से पदार्थों का पृथक्करण किया जा सकता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से ज़्यादा प्रभावी होगा, अच्छे तरीके से बच्चे सीख पाएंगे इसको। यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें क्या होता है, बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है। इसे क्या कहा जाता है? देखिए ये प्रयोग आपने कई बार अपने स्कूल में भी किया होगा, अपने घर में किया होगा। जब आप कंघी से बाल बनाते हैं तो आपको ऐसा लगता है या तो बाल कंघी की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं या फिर बालों के दूर उड़ने का अनुभव होता है खुद से, मतलब कंघी की तरफ को जाते हैं। तो इसको वैद्युत स्थैतिक बल बोला जाता है। स्थिर वैद्युत बल यानी कि वैद्युत स्थैतिक बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। आप कंघी को हाथ में या प्लास्टिक की स्केल को अपने हाथ में रगड़ते हैं, उसके बाद कागज़ के टुकड़ों पर लगाते हैं तो वो कागज़ के टुकड़ों से चिपक जाते हैं, कंघी से चिपक जाते हैं कागज़ के टुकड़े या फिर आपकी स्केल से कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं। तो इसको वैद्युत स्थैतिक बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, ठीक है। आगे गुरुत्वाकर्षण बल दिया है, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी की केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है प्रत्येक वस्तु पर, उसको गुरुत्व बल कहा जाता है। घर्षण बल दो तलों के बीच लगता है, किसी भी बल के विपरीत दिशा में ये बल कार्य करता है, इसको घर्षण बल कहेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन से बोला जाता है। चुंबकीय बल, ये चुंबक के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है वह है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 पदार्थों के नाम दिए हैं। इसमें से देखना है कि जो पदार्थ है हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है। सबसे पहली बात,
दोस्तों हथौड़े से पीटने पर अगर कोई हमारे पास एक टुकड़ा है उसको हथौड़े से पीटते जाएंगे तो वो एक चादर के रूप में फैल जाएगा। ठीक है, चादर के रूप में फैल जाता है तो उसको हम कहते हैं, उस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धिता। ठीक है, आघात वर्धनीयता उसको बोला जाता है। तो उसके ये एक धातुओं का गुण है। ठीक है, अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता है। देखिए आयोडीन का क्रिस्टल इसमें नहीं हो सकता, ये अधातु है। सल्फर का टुकड़े में भी ये भी अधातु है। कोयले का टुकड़ा ये भी अधातु है, नॉन मेटल, तो इसमें नहीं हो सकता। यानी कि जिंक का टुकड़ा है, जिंक के टुकड़े में ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, धातुओं के कुछ गुण होते हैं जिनके बेस पर हमको मेटल कहते हैं। जैसे आघात वर्धिता होती है, अगर टुकड़े को पीटते रहेंगे तो वो एक चादर के रूप में बदल जाएगा। तन्यता बोलते हैं, एक तन्यता को अगर हम तार के रूप में उसको हम खींच के बदल सकते हैं, इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। उनमें धात्विक चमक होती है, टनटनाहट की आवाज़ आती है। लेकिन इसी के उलट अगर हम अधातुओं को देखेंगे, उसमें उसके टुकड़े पे अगर मारेंगे तो वो टूट के बिखर जाएगा। ठीक है, इसको उसमें आघात वर्धिता नहीं होता, तन्यता नहीं होता है। तो ये कई गुण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लाल उदय आरबीसी सेल्स है, जीवाणु सेल्स है, शुक्राणु सेल्स है, ये तीनों जो है सेल्स हैं। लेकिन यहाँ पर विषाणु को सेल नहीं माना जाता है। विषाणु को आपको, मैंने एक वीडियो बना रखा है विषाणु में, आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। देखिए आप, विषाणु में विषाणु से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि विषाणु काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विषाणु में हमने जितने भी क्वेश्चन वहाँ पर किए हैं वो सारे आपके एलटी और लेक्चरर में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं ये, और जीवाणु और शुक्राणु ये तो सेल्स होगी। बाकी विषाणु देखिए, विषाणु जो है ये जब लिविंग सेल्स में जाता है तभी ये जीवित रहता है, तभी जो है ये द्विगुणन करता है। ठीक है, जनन करता है। और उसके बाद अगर ये किसी नॉन लिविंग थिंग्स पर पड़ा रहेगा तो ये निर्जीव की तरह या मरे हुए की तरह कार्य करता है। चलिए, इसलिए इसको जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो अब पहले कथन पढ़ लेते हैं। दोस्तों ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही जवाब है, ध्वनि कंपन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। दूसरा है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, ध्वनि को ट्रांसफर होने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। अगला है, ध्वनि तथा प्रकाश दोनों का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है लेकिन प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ध्वनि की चाल बिल्कुल सही जवाब है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। दोस्तों आपने बिजली कड़कते हुए देखा होगा, जब बिजली कड़कती है तो आपको प्रकाश पहले दिखाई देता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ठीक है, तो ये एक प्रयोग है, आपने कई बार इसको अंदाज किया होगा। जब बिजली कड़कती है आपको प्रकाश पहले दिखाई देगा लेकिन बिजली की आवाज़ जो होगी वो बाद में सुनाई देगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी के आधार पर जो 1, 2 और चौथा सही था तो केवल डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन से विद्युत का चालन नहीं होगा। तो दोस्तों विद्युत का चालन जो है वनस्पति तेल से नहीं होगा। बाकी आप देखेंगे, देखिए एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, 136 नंबर का क्वेश्चन जो है इसको देख के मुझे याद आया, मैंने पहले ही आपसे कहा था अगर आप साइंस से इन चीज़ों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको एनसीईआरटी की 6 से 8 की बुक्स आपको जरूर पढ़नी है। पहले तो हो सकता है तो छोटे क्लासेस की भी पढ़ लीजिए, लेकिन 6 क्लास टू 8 क्लास मेन जो है 6 क्लास टू 8 क्लास या फिर आप पढ़ सकते हो तो 10th तक। ठीक है, 6 to 10th तक की क्लासों को आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। उसी में से आपका जो ये क्वेश्चन आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पर विलियन वाला, विद्युत का चालन नहीं होगा, ये पूरा का पूरा आपकी एनसीईआरटी की बुक में है और सेम इसी तरीके से एक टेबल बनी हुई है, वही ऑप्शन इसमें दिए हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन उठा के इसमें डाला हुआ है। तो दोस्तों इसका देखिए मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपना इसका इस PDF को दे दूंगा। ठीक है, इस बुक की, तो आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है। आपको उससे कितने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप फटाफट टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद। दोस्तों यहाँ पर जो है गेंद क्या होगा, थोड़ी देर में नीचे की तरफ, नीचे को ही वापस आ जाएगी। देखिए पृथ्वी पर क्या होता है, हम किसी चीज़ को ऊपर को फेंकते हैं तो थोड़ी देर में वो नीचे ही आ जाती है कुछ दूर ऊपर जाने के बाद। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक उसी तरह दोस्तों चंद्रमा पर भी जो है गुरुत्वाकर्षण है लेकिन वहाँ पर कम है। ठीक है, तो वहाँ पर कम है, इसकी वजह से जो है वहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण है लेकिन कम है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर ऊपर फेंका जाएगा तो वो थोड़ी देर में चंद्रमा की सतह पर ही वापस आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों
बड़ी हड्डियां अपने स्थान से हट गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा संभावित कारण हो सकता है जब दोनों हड्डियां किसी मनुष्य के हाथ की निकल गई हो। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, कंडरा का टूटना। कंडरा क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कंडरा आप जानते हैं, जिसको टेंडन बोला जाता है। तो टेंडन क्या करता है, मांसपेशियों से अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, मांसपेशियों से अस्थियां जहां पर जुड़ी रहती है उसको टेंडन बोलते हैं हम, यानी कि कंडरा कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि दोनों हड्डियां टूट गई। ठीक है, चलिए उसके बाद कंकाल पेशी आता है दोस्तों। कंकाल पेशी जो होता है वो बोन्स के आसपास ही होता है, जिसको हम रेखित पेशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेखित पेशी होती है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होता। स्नायु का टूटना, स्नायु को लिगामेंट बोला जाता है। ठीक है, स्नायु होती है बोन से बोन का जुड़ा रहना। ठीक है, इससे क्या होता है, हड्डियों से जुड़े रहती हैं, उनका जुड़ाव जहाँ पर होता है उसको स्नायु बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने स्थान से हट गई दो बड़ी हड्डियां, तो ये होगा स्नायु यानी कि लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट का टूटना लिगामेंट की वजह से हो गया। उसके बाद एरियोलर या गर्तिका है, तो यहाँ पर जो ऐसे कुछ गड्ढे टाइप के होते हैं। ठीक है, तो गड्ढे, उनमें जो तरल पदार्थ भरा होता है, इस गड्ढे को बोला जाता है गर्तिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं दोस्तों। मिश्रण होते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी के बारे में यहाँ पर बताना है हमको। तो समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस जो मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने इसके भी एनसीईआरटी के 2 चैप्टर मैंने पढ़ाए थे, तो एनसीईआरटी के, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो मैंने उसमें मिश्रण पढ़ाया था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, देखिए समांगी प्रकृति का एक बर्फ होगी, दूसरा वायु होगी। लकड़ी समांगी नहीं है, मृदा भी समांगी नहीं है। ठीक है, बर्फ और वायु यहाँ पर समांगी मिश्रण होगी। समांगी मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्व जिसमें होते हैं उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। चलिए अगला है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है 1 के बराबर या उससे कम। अब देखिए दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई वस्तु पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और वो इस तरह से पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी दूरी, यानी कि किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चली गई कुल दूरी हो गया इसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, यानी कि दूरी हो गई। चलिए डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो न्यूनतम दूरी होती है इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है विस्थापन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी और सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। हमने जैसा कि कहा, कोई भी प्रत्येक चीज जो है पृथ्वी की तरफ को आकर्षित होती है, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसको अपनी तरफ खींचती है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 तथा है और सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो दोस्तों देखिए F1 और F2 दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा हो तो हम समय बर्बाद न करते हुए सीधे आंसर बताते हैं, F1 और F2 दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला है, ध्वनि वायु में गमन करती है यदि। ध्वनि वायु में गमन करती है यदि, देखिए ध्वनि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, ध्वनि जो है वायु में इसीलिए गमन करती है, इसीलिए ट्रैवल करती है क्योंकि उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस मूव से होते हैं, विक्षोभ गमन होता है। ठीक है, आप देखिए माध्यम होता है, धूल के कण या और विभिन्न वायु, हर प्रकार के माध्यम होता है। नंबर 1। दूसरा जो है, ध्वनि जो चलती है वो इस प्रकार से चलती है। ठीक है, जिस प्रकार से एक रस्सी का एक कोना आप पकड़ देते हैं तो उसको हिलाते हैं, एक कोने को किसी स्थान पर बांधकर, जो उसमें तरंग वेव्स होते हैं वैसे वेव्स बनाकर ध्वनि आगे बढ़ती है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है दोस्तों। ठीक है, ऊष्माशोषी, यहाँ पर दोस्तों 2 चीज आपको देखने को मिला, ऊष्माशोषी प्रक्रम या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, आप उसको कह सकते हो। ऊष्माशोषी क्या होता है, जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, लेकिन ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। चलिए यहाँ पर अब हमें बताना है, तो हम यहाँ पर देखिए, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन जो है ऊष्माशोषी के अंतर्गत आता है। ऊष्माशोषी के अंतर्गत आता है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला, इसमें दूसरा है जल का वाष्पीकरण। ये 2 हैं, 2 और चौथा जो है ये जो है किसका है, ऊष्माशोषी के है। ऊष्माक्षेपी इसी के उलट हमने बता दिया ऊष्माक्षेपी क्या होता है। ठीक है, बाकी कभी डिटेल में इसके बारे में पूरी चर्चा फिर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं
ठीक है। तो इसमें आपको कंसंट्रेट एसिड की कुछ बूंदें गिर जाती है, तो उससे क्या करना चाहिए दोस्तों, उसको हाथ को अधिक मात्रा में जल से बहुत देर तक धोना चाहिए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लेना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक होगा। और ये क्षार, ये होता है एसिडिक होता है। ठीक है, एसिड होता है, तो इसमें अगर थोड़ा सा क्षार मिला देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, एसिड में अगर बेस मिला दिया जाएगा तो थोड़ा वो मतलब मीडियम उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसका पीएच कम हो जाएगा, जिससे कि उसमें जलन कम महसूस होगी। आप आसानी से समझ सकते हैं इस तरीके से। अगला, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, दृष्टि दोष वाला विद्यार्थी है, ठीक है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो लिटमस से आप नहीं कर सकते और हल्दी से भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर वनीला एक ऐसा है, वनीला एसेंस ऐसी चीज़ है जिसमें एक खुशबू होती है। अगर आप इसमें एसिड मिलाते हैं तो इसकी जो सेंट होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें क्षार मिला देते हो, बेस मिला देते हो, बेसिक चीज़ें, तो उससे क्या होता है, इसमें इसकी सेंट चली जाती है। ठीक है, इसकी जितनी भी खुशबू होती है वो खुशबू ये खुशबू रहित हो जाता है, खुशबू चली जाती है। चलिए अगला है, वो सूंघ के बता सकता है ना बंदा। चलिए अगला है मिश्रातु एक ही बात है। मिश्रातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ। मिश्रातु क्या होता है, एक धातु का एक धातु के साथ या धातु का एक अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु के अवयवों में एक अधातु है। दोस्तों यहाँ पर स्टील इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टील, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला है, बैकमिनिस्टर फुलरीन एक अप्रूव है। दोस्तों बैकमिनिस्टर फुलरीन जो है कार्बन का अप्रूव है। ठीक है, कार्बन का। दोस्तों बैकमिनिस्टर फुलरीन ये एक फ्लोरीन है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है ये एक फ्लोरीन है, इसका फॉर्मूला होता है कार्बन का अप्रूव है ना, तो कार्बन का इसको बैकमिनिस्टर फुलरीन बोला जाता है। इसका फॉर्मूला है C16 आई थिंक, है ना, C16 इसका फॉर्मूला है। तो ये जो है पानी में सोल्यूबल भी है। तो इसके बारे में बाकी डिटेल में अगर आप जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, ये जल से होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधों के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है जिसमें भोजन का निर्माण करते हैं। इसको हम प्रकाश सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जिसे बोला जाता है, तो ये जल से प्राप्त होता है। अगला है, इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो लिखें। चलिए मैं बताता हूँ। 6 CO2 प्लस 6 H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज बनता है इसमें C6H12O6 और ऑक्सीजन मुक्त होते हैं 6O2। ठीक है, चलिए अगला है, वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो वर्गीकरण होता है उसमें हमने देखा था कि जो सबसे छोटी थी, मैंने एक चैप्टर में साइंस से जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको टेक्सोनोमी में ये चीज़ पढ़ाया था, जिसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है वो स्पीसीज होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी किंगडम होता है। तो हम वहाँ से एक सीरीज से चलते हैं। सबसे छोटी स्पीसीज, सबसे ज़्यादा गुण जिसमें मिलेंगे, सबसे एक बिल्कुल समान गुण। ठीक है, तो एक जाति की दो प्राणियों में, ठीक है ना, वैष्टि मतलब प्राणी हम कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, एक ही जाति के दो प्राणियों में जो है वो एक समान के गुण मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक समान के गुण मिलेंगे, एक समान गुण। अगला है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां। दोस्तों जब नेत्र की पेशियां पतली हो जाती हैं और शिथिल हो जाती हैं, ठीक है, रिलैक्स्ड हो जाती हैं और थिनर हो जाती हैं, तो उस समय क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए इस पेपर के, जो साइंस पार्ट के थे। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, इसमें हम मैथ्स वाला पार्ट नहीं डिस्कस कर पाए, क्योंकि मैथ्स के लिए आपको पूरा पेपर सॉल्व करा के दिखाना पड़ेगा और इतने थोड़ा समय की कमी की वजह से हम जो है यहाँ पर ये नहीं करा पा रहे हैं। बाकी मैथ्स पार्ट भी अगर जितना संभव हो पाएगा मैं मैथ्स भी करवा देंगे, जल्दी से जल्दी अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको इस तरीके से कराया जाए। अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइम बाद हो सकता है कि कुछ संसाधनों में चेंज करें हम इसको बड़े स्तर पे, कुछ बाकी टीचर्स की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी बाकी हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथ्स के लिए और संस्कृत के लिए, ठीक है, और इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पर बाकी लोगों की भी, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरी होती है। एक इंसान के बस की बात नहीं है, एडिटिंग करना, वीडियो शूट करना, फिर अपलोड करना, ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम जाता है, मेहनत जाती है। तो इसीलिए दोस्तों अगला मैं वीडियो बनाऊँगा और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये भी पार्ट जो है सॉल्व करा दिया जाए।
इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।